नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि अनेक समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सेवा ही उनका कार्य है। पेशे से इंजीनियर है, लेकिन इससे हटकर वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय समाज सेवा के कार्यों से हैं। हमारे बीच है नीमच की कृति के अध्यक्ष और अनेक संस्थाओं से जुड़े बाबूलाल जी गौड़ साहब। गौड़ साहब, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमने देखा कि हम यहाँ जब पारसी की बावड़ी आए तो आप ये साफ सफाई अभियान ये कितनी बजे उठ जाते हैं, कैसे अभियान शुरू होता है ये? राकेश जी, मैं बात की शुरुआत करूंगा। जब 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजपथ पर झाड़ू उठा के इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी थी, और देश में जब वो सारे फोटो और वीडियो वायरल हुए तो लोगों को लगा कि ये सब फोटोबाजी है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 24 अक्टूबर, ये हमारा 2 दिन बाद जो आने वाला है, हमारे नीमच में भी हमारे नीमच के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर HN गुप्ता जी ने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि ये मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है, इसको हम नीमच में चलाएंगे। तो हमने उसको लिया, उसको नाम दिया स्वच्छ नीमच स्वच्छ भारत। और नीमच का कोई ऐसा बगीचा नहीं है, कोई ऐसी नाली नहीं है जहां हमारा ये औजार नहीं पड़ा हो, और वहां पे हमने पॉलीथीन से भरे हुए नालियां साफ नहीं करी हो। और बगीचे में जहां देखो वहां ढेर पड़े होते थे। आपने देखा है 2014 के पहले सार्वजनिक स्थानों पर बहुत कचरा और कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, और वहीं लोग लाके अपने घर का कचरा डाल दिया करते थे, अपने संस्थान का डाल दिया करते थे। लेकिन ये जब अभियान चालू हुआ और इसको मध्य प्रदेश शासन ने भी अपने प्रायोरिटी पे लिया, तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि हमें कचरा इधर उधर न फेंकते हुए नियत स्थान पर डालना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, इसको प्राथमिकता मिल रही है। और WHO ने भी इस चीज को प्रमाणित किया है कि जो नीमच के साथ पूरे भारत में जो ये चल रहा अभियान, ये अप्रिशिएट करने लायक है। और चूंकि ये स्वच्छता डायरेक्ट स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, ये बताइए, आप मूलतः है कहाँ के, नीमच के रहने वाले कि बाहर से आकर बसे? मैं मूलतः तो मलारगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कामलिया एक गांव है, जहां मैं किसान परिवार से हूं और कायस्थ जाति से हूं। लेकिन मैंने कभी भी जात पात पे ध्यान नहीं दिया। तो देश इधर कैसे आना हुआ? मतलब आप काम मलारगढ़ के मंदसौर जिला कामलिया परिवार, एजुकेशन कहाँ हुई, किस तरह से नीमच आए और नीमच में रहकर बस गए? मैं जब 86 में मेरा डिप्लोमा ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे को क्योंकि जॉब की तलाश थी कि जैसे तैसे करके हमने अपना डिप्लोमा कर लिया, तो फिर सोचा कि कहीं ना कहीं काम करे। तो 3-4 साल तो मैंने भोपाल में काम किया, और उसके बाद इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तो मैंने वहां से दिल्ली से करी, और डिप्लोमा मैंने जावरा से किया। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग में जी। तो मतलब कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में थे आप? मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन में ही हूँ, और चूंकि मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, तो इसलिए मैंने लोगों के यहाँ काम किया, अन्य एजेंसियों में काम किया। और यहाँ पर नीमच में भी एक सिंगानिया है जो विक्रम सीमेंट में काम करते थे, उनके यहाँ पहली बार जॉब मैंने करी, और उससे ही मेरा ये यहाँ का करियर प्रारंभ हुआ, जो विक्रम सीमेंट में जाता था। वहाँ उनके यहाँ कुछ समय काम किया। उसके बाद मैंने अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन 93 में बना लिया, और तब से मैं सतत कोरोना के पहले तक गवर्नमेंट के काम करता रहा, और अनेक संस्थाओं से सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी रहे आप गवर्नमेंट में? मैं 93 से सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी 3 बेटियां हैं, जो 2 तो अब्रॉड में है, एक हांगकांग में, एक आयरलैंड में है, यूरोप में, और छोटी वाली बेटी है वो जॉब करती है अहमदाबाद में। अच्छा अच्छा जी। तो पैसे से पिताजी खेती वगैरह करते? हमारे पिताजी तो एक सैनिटरी का काम करते थे, और मेरी माताजी किसान थी, किसान के काम करते थे। खेती बाड़ी है अभी भी? अभी भी मेरे पास खेती बाड़ी, और मुझे खेती बाड़ी का बहुत शौक है। आज भी मैं 2 घंटा 3 घंटा अपने खेत पे जाता हूँ, यहाँ चंगेरा में मैंने ले रखा है। अच्छा। और वहाँ पे मैं खेती करता हूँ। अच्छा। तो ये चूंकि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में थे, तो अचानक समाज सेवा की तरफ कैसे मुड़ गए? मेरे पिताजी बहुत सामान्य व्यक्ति थे,
लेकिन वो समाज में जाना आना और सार्वजनिक क्षेत्र में जब वो काम करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। एक साइकिल थी और पीछे टूल किट पड़ा रहता था। तो वो अति सामान्य होने के बावजूद भी उनकी बहुत मंदसौर शहर में बहुत वैल्यू थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि केवल और केवल उनकी जो वैल्यू है वो उनके काम से है, तो हमें भी काम करना चाहिए। तो अपने लिए तो हम सब करते ही करते हैं, लेकिन इस समाज का हमारे ऊपर ऋण है, इस शहर का हमारे ऊपर ऋण है, इस देश का हमारे ऊपर ऋण है और हमारे परिवार का हमारे ऊपर ऋण होता है। तो कुछ समय हमें उसके लिए भी काम करना चाहिए और इसी भावना के साथ मैंने काम करना चालू किया। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज ये कि समाज सेवा कंस्ट्रक्शन लाइन में चूंकि बहुत व्यस्त लाइफ रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने, रोड बनाने, सड़क बनाने, इनसे हटकर एकदम से समाज सेवा में आ जाना, क्या इतना टाइम मिल पाता है? टाइम तो क्या है, निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। और पहली बात तो ये विचार जरूर करना चाहिए कि हम धन कमा क्यों रहे हैं। मैं क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अपने को साधारण जीवन जीने में जो मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार मुझे जितना चाहिए वो मुझे वैसे ईश्वर कृपा से और मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिल गया है। तो मैंने कहा कि अब अपने को समाज का कर्जा उतारना चाहिए। तो बिल्डिंग वर्क का काम बंद कर दिया? मैंने 90 ये जो कोरोना काल हुआ था उसके पहले तक मेरा काम चलता था। कोरोना के बाद मैंने काम कम कर दिया, क्योंकि कोरोना में जो स्थितियां देखी है देश में और पूरी दुनिया में, तो उसको मैंने देखा है कि जो हमारे पास बाकी समय बचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं समाज सेवा में ही लगाना चाहिए। और मेरी कोई ऐसी आदत नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। तो जीविका का साधन कैसे? जीविका का साधन मेरा खेती है और उससे ही मेरा काम चल जाता है। अच्छा, मतलब इतना पर्याप्त हो जाता है, इसलिए पूरा जीवन मेरा उससे काम चल जाता है। पूरा जीवन समाज सेवा के लिए? पूरा जीवन समाज सेवा के लिए ही मेरा उद्देश्य है और मैं सोचता हूँ कि भगवान मुझे मेरे हाथों में शक्ति दे कि मैं ये काम कर सकूं। अच्छा, तो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े रहे? नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा रहा। जब जो दल आया उसके साथ मिलके काम किया। मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चूंकि चुन के आया हुआ तो जनता का आदेश उसे मिला हुआ है। हमको काम करना है तो वैसे भी काम कर सकते हैं हम। आपका रुझान भाजपा की तरफ रहता है? भाजपा की मेंटेलिटी देश और भारत देश के लिए होती है, तो मैं उसलिए कभी कभी उनके साथ ऐसा खड़ा तो कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा, क्योंकि मैं संघ में भी जाता आता हूँ, तो संघ के उद्देश्य अच्छे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हैं? मैं वैसे तो बेसिकली सबसे पहले तो अध्यात्म से जुड़ा था। मेरे गुरु है कृष्णानंद जी महाराज, उनकी जो कथा मैंने यहाँ पे 2009 में नारायण सेवा संस्था के माध्यम से जब संपन्न कराई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा है और इससे जुड़े रहना चाहिए। तो नारायण सेवा संस्था उस समय विकलांगों के लिए काम करती थी और यहाँ पर उस समय 50 से अधिक लोगों को ऑपरेशन का जो लाभ मिला लोगों को, तो वो मुझे प्रेरणा मिली वहां से। और मेरे गुरु का भी यही आशीर्वाद है कि आपको समाज सेवा में काम करना चाहिए। तो वहां से मैंने अपना सार्वजनिक जीवन चालू। अभी कौन कौन सी संस्था से जुड़े हुए हैं? अभी मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और डिस्ट्रिक्ट के जो भी पद है बहुत सारे मैंने वहाँ पे अभी भी है मेरे पास। और अभी भी मैं सतत लायंस क्लब में जाता हूँ और वहाँ पे जो एक नीमच का नाम जो चलता है लायंस क्लब नीमच के कारण ही वो है कि नेत्रदान देहदान, तो वो एक बहुत अच्छा प्रकल्प है, क्योंकि नेत्र का जो कार्निया है वो कहीं फैक्ट्री में बनता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका नेत्रदान कराएं। तो वो एक बड़ा अभियान है और उससे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मुझे उसमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से 2 या 3 लोग लाभान्वित होते हैं। और जिन्हें ये दुनिया नहीं देखी, रंगीन दुनिया नहीं देखी, उसको ये दुनिया देखने को मिलता है, तब जो मन में जो आनंद मिलता है वो एक अलग ही आनंद है। अभी और कौन कौन सी संस्थाओं में? मैं कृति के भी अध्यक्ष है? अभी मैं कृति का भी अध्यक्ष हूँ, जो साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करती रहती है। तो उसमें भी मैं, ये दूसरा कार्यकाल मेरा है, मैं उसमें भी बराबर लगन से काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि नीमच को में रहते हुए आपको कम से कम 2 दशक तो हो गए। जी, मैं 90 से आया हूँ। क्या लगता है नीमच में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नीमच में जबरदस्त विकास हुआ है। ये अपन ऐसा बोलते कि विकास नहीं हुआ या विकास नहीं हो रहा है, जैसे आज अभी हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, तो हमारा जो देश में जो ये स्लोगन है स्वच्छ भारत, तो ये स्वच्छ भारत शासन नहीं कर सकता है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सफाई करे।
और गंदगी लेकिन- होने से बचाए। लेकिन अभी हमने देखा, अभी तो बात कर रहे थे कि नीमच में इतना गंदा शहर है, सफाई नहीं हो पा रही है। पिछले कई सालों से नीमच रैंक पर नहीं आ पा रहा है, तो नीमच का विकास कहाँ अटका है? मैं ऐसा मानता हूं कि 600 से अधिक जिले हैं देश में और नीमच उसमें आता है, तो कहीं भी नीमच का नाम आता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम तो बहुत, हमारा जिला तो बहुत बाद में बना। तो जो हमने 10 साल पहले जो ये हमारे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर देखते थे, वो आज कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। और वो भी अगर कहीं हो जाता है तो उसको 2-3 दिन में उसका निस्तारण हो जाता है। लेकिन हाँ, शासन को इस अभियान को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्वच्छता पे भी प्रायोरिटी से काम करना चाहिए, और ये हमारे प्रत्येक भारतीय की ड्यूटी भी है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नीमच में देखा गया है कि नीमच एक पुराना प्राचीन शहर है और ये अंग्रेजों का की बसाहट वाला शहर है। किसी समय कहते थे कि अंग्रेजों ने यहाँ बंगले बसाए, बड़ा सुंदर होता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल आप ऐसा सोचते हैं, मैंने तो वो वाला समय नहीं देखा है। लेकिन आज जो है, मैं जो नीमच में आया था 90 में, तो उस समय मंदसौर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। नीमच की चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, यहाँ बड़े बड़े बगीचे थे, यहाँ का डेवलपमेंट और इसकी जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा था। तो मैं तो उसी से इम्प्रेस होकर नीमच में आया था। और चूंकि यहाँ पे सीआरपीएफ की जन्मस्थली है, तो वो भी एक मुख्य कारण है। और मुझे तो नीमच अच्छा लगता है, आप कुछ भी कहो। मेरा नीमच में अनेक जिलों में मैं, क्योंकि मेरे पास एक दायित्व है, इसलिए नीमच में फंस गए। मेरे पास एक दायित्व है जो कायस्थ विकास परिषद का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो मुझे अनेक शहरों में जाने का अवसर मिलता है। तो फिर भी मैं ऐसा कहूंगा कि अनेक शहरों से हमारा शहर बहुत अच्छा है। हाँ। एक रंगकर्मी टाइप से टोपी उपी लगा के कभी मोहब्बत की आपने? बिना मोहब्बत के तो जीवन बेकार है। किससे मोहब्बत की? जिससे मोहब्बत करो आप अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने गुरु से, अपने मित्रों से, अपने आस पड़ोस से। यही मोहब्बत की परिभाषा। कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज लाइफ मेरी, क्योंकि मैं बहुत साधारण परिवार से था, तो मैंने मंदसौर डिग्री कॉलेज से अपना प्रारंभ किया था इस कॉलेज जाना। तो मैंने वहाँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, और मैं पुलिस विभाग में जाना चाहता था। लेकिन भ्रष्टाचार उस समय बहुत चरम सीमा पे था। तो मैंने किसी से कहा कि मैं तो पुलिस लाइन में जाऊंगा, पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर का तो 2 लाख रुपए का रेट है, तुम्हारे पास है क्या व्यवस्था? तो मैं सामान्य परिवार से आता, तो वो मैं विषय सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने कहा टेक्निकली लाइन में चल जाना चाहिए। कॉलेज लाइफ में प्रेम प्रसंग के मामले रहे? प्रेम प्रसंग के मामले बिल्कुल नहीं रहे, कि बिल्कुल किसानी क्षेत्र से हम आए थे, तो कॉलेज में पढ़ना अपने आप में बड़ी बात होती थी। तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सभी से हम प्रेम मोहब्बत। आज के इस दौर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो कल्चर चल रहा है, आपके दौर में भी था ऐसा? नहीं, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो खुले विचारों के लोग थे वो फ्रेंडशिप बनाते थे। क्योंकि मैंने कॉलेज में, जब मैं सीआर बना, और वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, और मैं फिर राष्ट्रीय सेवा वो राष्ट्रीय एनएसएस से जब मैं जुड़ा, तो उसमें अनेक शिविर अटेंड करने से ऐसा लगा कि नहीं, लड़की और लड़के ये सब सोच, अपने सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। काम को एजुकेशन बहुत अच्छा सिस्टम है, उसके साथ काम करना चाहिए। कि जब हम महिलाओं को भी उतनी प्राथमिकता देने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो फिर ये डिफरेंस मन में क्यों सोचते हैं हम महिला और पुरुष का? जी जी। चलिए, नीमच में की बात हो गई, आपकी कॉलेज की बात हो गई, अब हम राजनीति की बात करते हैं। तो राजनीति में आपको नीमच की अगर विधानसभा की बात करें, 3 विधायक हमारे आपने कार्यकाल देखा होगा, नंदकिशोर पटेल, दिलीप सिंह परियार और खुमान सिंह शिवाजी। इन तीनों में से किसका कार्यकाल श्रेष्ठ रहा? देखो, कोई भी कार्यकाल श्रेष्ठ तब होता है कि जब उसके कार्यकाल में काम होते हैं। हमारी विडंबना यह रही कि हमारा ये क्या जनसंघ का क्षेत्र है और फिर भाजपा का बना, लेकिन ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही। तो शिवाजी जो थे, खुमान सिंह शिवाजी साहब, जो वो विधायक रहे, लेकिन उन्होंने उनके कार्यकाल जो, तो वो कांग्रेस का सरकार थी, तो बजट नहीं मिलता है। जब तक आपकी जो विधायक और उसके बाद प्रदेश सरकार और फिर केंद्र सरकार सब एक नहीं हो जाती, जब तक तो विकास नहीं होता है।
तो हमको यही करना चाहिए। और अगर काम कोई नहीं कर रहा है तो हमें उसको उजागर करना चाहिए कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। पार्टियां सब अच्छी है। अब नंदकिशोर पटेल और दिलीप सिंह परियार की बात करें तो इनका कार्यकाल को क्या लेकर? नंद किशोर जी पटेल और दिलीप जी के कार्यकाल दोनों अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन दिलीप जी के कार्यकाल में ये हमको सुविधा मिली कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो अनेक जो प्रावधान होते हैं जो हमारी टैक्स से हमारे बनते हैं, हम ही पैसा देते हैं, वो पब्लिक के लिए ही होता है, तो वो हमको मिल रहा है अभी, इसलिए विकास हो रहा है। तो ये मतलब दिलीप जी का कार्यकाल कैसा मानते हैं? मैं तो दिलीप जी का कार्यकाल इसलिए अच्छा मानता हूँ कि केंद्र सरकार से खूब पैसा आ रहा है, खूब काम हो रहा है। और अभी एक चंबल की योजना जो घर घर पानी की जो चल रही है ग्रामीण क्षेत्र में, और मैं चूंकि कृति से जुड़ा हुआ हूँ और कृति में भी हम बहुत वर्षों से मांग कर रहे हैं कि नीमच को चंबल का पानी मिले, लेकिन कहीं न कहीं हमारे राजनेता और अधिकारियों की ये सोच रही होगी कि अभी तो हमारा काम चल रहा है, उनने भविष्य की नहीं सोचा और ऐसी कोई योजना बनाई नहीं। लेकिन हम तो अनेक बार इस बात को उठा चुके हैं कि नीमच को भी चंबल का पानी मिले, क्योंकि ये स्थायी समाधान है। जाजू सागर और ठीकरिया बांध में हमारा पास लिमिटेड पानी है और वो सब इंद्र देवता के ऊपर हमको निर्भर रहना पड़ता है। वहां पे पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमारे को चंबल के पानी से ही हमारा काम चल सकता है। और उसको मैं तो यहाँ के माननीय विधायक जी, सांसद जी और जो भी मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस काम को प्रायोरिटी पे करें और क्षेत्र को चंबल का पानी मिले। मैं कृति के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सांसद की बात करें तो लक्ष्मीनारायण पांडे, मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता, तीनों में से किसका श्रेष्ठ कार्यकाल रहा? पांडे जी की बात करें तो उस समय तो सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, तो पांडे जी तो कुछ कर नहीं पाए। और मीनाक्षी नटराजन की बात करें तो मीनाक्षी नटराजन का भी अपना एक लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड उनके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ उनका बैठना उठना था, वो पूरा व्यापक रूप से नहीं देख पाए इस शहर को, इस जिले को। तो हमारे साथ तो थोड़ा सा कभी कभी सांसद के कार्यकाल में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नीमच का सांसद कोई बना नहीं है अभी तक। इसलिए हम तो यही मांग करेंगे अगला सांसद वो नीमच क्षेत्र का बने तो हमारे यहाँ का भी विकास हो। सुधीर गुप्ता जी को लेकर क्या कहेंगे? सुधीर गुप्ता जी की सोच बहुत अच्छी है, वो संसद में बराबर समय देते हैं और जो भी उनको कार्य वहाँ पे संसदीय क्षेत्र के मिलते हैं और वहाँ पे जो समितियों में जो उनको भी काम करने का मौका मिलता है, वो बराबर ईमानदारी से काम करते हैं और शासन की योजनाओं का पूरा वो ध्यान देते हैं और उनको अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि नीमच में उतना नहीं सहयोग कर पा रहे वो, लेकिन ये प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति का अपना होता है कि अपने क्षेत्र का पहले विकास करे, तो हो सकता है मंदसौर की तरफ उनका रुझान ज्यादा हो, लेकिन वो नीमच से भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसा लोग आरोप लगाते हैं कि सुधीर जी नीमच के साथ भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, कितना दम इन आरोपों में? मैं ऐसा मानता हूँ कि शासन की जितनी भी योजना है वो संभाग, प्रदेश और जिले के हिसाब से योजना मिलती है। केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है वो बिल्कुल जो फैक्टर आपके लिए डिसाइड है उस फैक्टर के साथ पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। हाँ, हमारे यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय जो एमएलए या यहाँ के जो ऑफिसर है, कलेक्टर है, वो योजनाओं को जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है प्रोजेक्ट विकास कार्यों की, तो वो जिसने पहले तैयार कर ली उसकी योजना जल्दी हो जाती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो 25 साल का विजन लेते हुए, जैसे मोदी जी 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, तो प्रत्येक राजनेता को 2047 का विजन लेके ही आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या 2047 तक हमें आवश्यकता है उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। कभी किसी दुश्मनी रही है आपकी, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, कॉलेज लाइफ हो? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है और मेरी अगर किसी से कुछ अनबन हो जाती है तो मैं दूसरे दिन ये सोचता हूँ कि उसके घर जाके उससे माफी मांग लूं। मैं इस बोझ से कभी नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे तो सभी अपने हैं, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और सब अपने हैं और मेरा कभी किसी से विवाद भी नहीं होता और विवाद होता है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी मेरे प्रयास से निपटाने की कोशिश करता हूँ। कभी चुनाव लड़ने का मन बना है? इतने समाज सेवा के कार्य करते हैं कि नगर पालिका का या कोई सा चुनाव लड़े? चुनाव लड़ना ये एक राजनीतिक कार्यक्रम होता है और चूंकि मेरी जो अब उम्र है 60 प्लस हो गई है, तो मैंने तो अब ये विचार नहीं कर रखा है। और लेकिन ये जरूर है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अपने को काम करना चाहिए। चुनाव लड़के ही हम क्षेत्र का काम नहीं कर सकते, हम अनेक संस्थाओं से जुड़ के भी हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, नए युवाओं को मोटिवेट करना हमारा मुख्य काम। फोटो देखा था मैंने आपका फेसबुक आईडी पे, एक दाढ़ी वाला जी, गहरी दाढ़ी थी, शायद आपकी जवानी के समय का, जब यौवन अवस्था भरपूर थी जी। तो कहीं ना कहीं क्या ओमपुरी से प्रभावित थे कि किसी और से?
दाढ़ी बनाने का समय नहीं मिलता था और इसलिए दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। और जब दाढ़ी बड़ी हुई थी तो चेहरे पे ऐसा अपने आप पे लगा कि ये चेहरा ठीक लग रहा है, तो दाढ़ी रखी मैंने, सभी प्रकार की दाढ़ी रखी, फुल दाढ़ी रखी, कट वाली रखी, फ्रेंच दाढ़ी भी रखी। ये क्या अभिनेताओं से प्रभावित होकर रखते थे कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चेहरे पे जो आवरण होता है आपका, चेहरे पे जो आपकी सजावट होती है, आप करके देखो आपका चेहरा कब कैसा अच्छा लगता है। जैसे मेरी हेट लगाता हूँ आदत है, तो ये मेरी कोई शौक नहीं है। मैं जंगलों में काम करता था, साइडों पे काम करता था, तो सिर ढकने की आदत थी, तो सिर ढकने की आदत थी, धीरे धीरे बाल उड़ गए तो कैप लगाना चालू कर दिया, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा ठीक लगता है कैप लगाने से। और जब फोटो वोटो होता है तो थोड़ा फोटो खींचने पे बिना कैप के और कैप में थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता है, तो लगाने लग गए और ये एक मेरी आइडेंटिटी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। अच्छा दूसरी चीज, पसंदीदा हीरो कौन है आपका पहले में और आज में? पसंदीदा हीरो तो मेरा ओमपुरी है, नाना इसलिए पाटेकर। इसलिए इसलिए उसी उनकी तरह दाढ़ी रखी। नाना पाटेकर और ओमपुरी मेरे पसंदीदा है। तो ओमपुरी दोनों ही अनुपम खेर। ये तीनों डिफरेंट नेचर के। डिफरेंट नेचर के, लेकिन ये राष्ट्र के लिए विचार करते रहते हैं, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा। जी। हीरोइन में कौन पसंद? हीरोइन में तो रेखा जी सबसे बेस्ट है, जो हमारे जमाने से भी आगे की जमाने की हीरोइन थी। हेमा मालिनी है, लेकिन रेखा जी सबसे बेस्ट है कि उनका जीवन में बड़ा त्याग है। अच्छा। हाँ, क्या किस तरह का? वो जैसे अमिताभ से मोहब्बत आपने देखा हो कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग 2 शादी 3 शादी 4 शादी कर लेते हैं, लेकिन रेखा जी ने किसी से ऐसा नहीं किया है। और वो थोड़ा बहुत भी किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन वो अपने अकेले रहते हैं। गाने कौन से पसंद करते हैं, आज के दौर के या पुराने? राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गाने अच्छे लगते हैं और कृष्ण से भक्ति से ओतप्रोत गाने अच्छे लगते हैं। बीच में अगर आपको कहीं अगर जाना रहे तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे लास्ट में? मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन अगर अब मौका मिला है तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो पार्टी होगी उसी के साथ जाऊंगा मैं, क्योंकि राष्ट्रीयता जिसमें भी होगी उसके साथ में रहूंगा। ऐसा। जी। चलिए ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आप थे बाबूलाल जी गौड़, जो कि नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी, अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। उन्होंने अपने जीवन को लेकर कई सारे मुद्दों पर हमसे बात की, बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और साथ ही अपने विचार भरपूर तरीके से रखे। सुबह सवेरे में अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती के साथ। आप देखते रहे सुबह सवेरे और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम सहित समस्त सोशल प्लेटफॉर्म्स को सर्च करते रहें और देखते रहें नीमच टुडे। धन्यवाद।